दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में मौसम पूरी तरीके से बदल गया। तेज आंधी और बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। चंद मिनटों में ही मौसम का बदला हुआ अंदाज दिखने लगा और तस्वीरें देखिए आप। देखते ही देखते सड़कों पर अंधेरा छा गया, तेज आंधी शुरू हो गई। गाजियाबाद में तेज आंधी बारिश हुई है और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है दिल्ली की। गाजियाबाद में आंधी आई, बारिश के कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जबकि अमेठी में आंधी के चलते एक बड़ा पेड़ चलती बस और एक बाइक पर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, जबकि दिल्ली में अचानक हुई बारिश और तेज आंधी से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। तो मौसम पूरी तरीके से बदल गया है और तेज आंधी के साथ कई जगहों पर, ये देखिए दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर है, यहां पर भी शानदार मौसम हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम का ये बदलाव भारी पड़ा। अमेठी में पेड़ गिर गए, एक बाइक और कार पर ये पेड़ गिरा था, हालांकि किसी की जान नहीं गई। और वहीं गाजियाबाद और दिल्ली की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन कुछ लोग लाख कोशिशों के बावजूद अपनी हरकतों से कोरोना संक्रमण को मानो न्योता दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर गाजियाबाद के लोनी से सामने आई, जहां पर मौज मस्ती के लिए कोविड प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल को खोल दिया गया, जिसके बाद यहां पर 100 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के खतरे को अनदेखा करके स्विमिंग पूल में पहुंच गए। लेकिन स्विमिंग पूल खुलने की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद वहां पर पानी में मस्ती कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई और लड़के पुलिस से बचने के लिए भागने लगे। पुलिस के मुताबिक स्विमिंग पूल में शराब परोसने की भी बात सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है और अब पुलिस ने इस मामले में स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है और फरार युवकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो देखिए स्विमिंग पूल है गाजियाबाद का, जहां पर जानकारी मिली कि सैकड़ों लोग पहुंच गए हैं और केवल सैकड़ों लोग ही नहीं पहुंचे हैं, बल्कि शराब भी वहां पर परोसी जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे वो भागे, लेकिन पुलिस ने स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जो लोग यहां पर मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, ये जो स्विमिंग पूल है कब से खोला गया था और क्या सूचना मिली थी पुलिस को? देखिए, अगर खोलने की बात करें तो काफी दिन से ये पुल चल रहा था। आज पुलिस को सूचना मिली कि काफी सारे जो युवक है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूल पार्टी चल रही है। जैसे ही पुलिस वाले पहुंचे तो बहुत सारे ये युवक थे। इन युवकों को पुलिस ने चारों तरफ से घेरा, जिसके बाद ये युवक भागते हुए नजर आए। जो संचालक है उसको हालांकि भागने की उसने कोशिश की, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो कुछ लड़के हैं वह भी पुलिस की पकड़ में आए हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन इस समय चल रहा था और लॉकडाउन के चलते कहीं भी किसी भी तरह की कोई पार्टी या कुछ ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होने पर पाबंदी है। उसके बावजूद आखिर ये इकट्ठे हुए कैसे थे? तो पुलिस इसमें एफआईआर की बात कर रही है और एफआईआर करने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया शक्ति आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। दो जून को कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाकर भगाने के मामले में आखिरकार 48 घंटे के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कानपुर पुलिस ने इस मामले में 2 जून को फरार हुए बदमाश मनोज सिंह समेत 4 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अपराधी को भगाने के आरोपी नारायण सिंह भदौरिया, रॉकी यादव और गोपाल शरण भी शामिल है। कानपुर के नौबस्ता में 2 जून को ही अपराधी को भगाने की इस घटना के बाद से ही पुलिस पर अपराधी और फरारी में उसकी मदद करने वालों को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ता जा रहा था और आज आखिरकार कानपुर पुलिस को इनामी बदमाश मनोज सिंह और उसके 3 मददगारों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई। हिस्ट्री शीटर वांछित अपराधी मनोज सिंह को कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको छुड़वाने हेतु जो 12 व्यक्ति चिन्हित किए गए थे कानपुर पुलिस द्वारा, उनमें से एक व्यक्ति रणधीर सिंह तोमर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। उसके अलावा आज नोएडा से अलग अलग स्थानों पर दबिश दे करके कानपुर पुलिस ने जो है नारायण सिंह भदौरिया जो था किदवई नगर निवासी, उसको गिरफ्तार किया। उसके अलावा रॉकी यादव को गिरफ्तार किया और गोपाल शरण चौहान, इन तीनों की आज गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पर ला करके पूछताछ की जाएगी और न्यायालय में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस का सस्पेंड किए जा चुके आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ अब दिन ब दिन कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। आज एडीजी जोन प्रयागराज ने फरार आईपीएस
मणिलाल पाटीदार पर इनाम की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी है। और अब यूपी पुलिस की 2 टीमें फरार आईपीएस मणिलाल की तलाश में गुजरात के वडोदरा जाने वाली हैं। मणिलाल पाटीदार की महोबा के एसपी पद पर तैनाती के दौरान एक क्रशर कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और इसी मामले में आईपीएस मणिलाल पाटीदार समेत पुलिसकर्मी और 2 व्यवसायी आरोपी हैं। हालांकि बाकी सभी आरोपी इस वक्त जेल में हैं, लेकिन मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा और इनाम घोषित करने के बावजूद अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार करने की मंशा है भी या नहीं है, क्योंकि इतना वक्त बीत गया लेकिन हैरानी होती है कि ये व्यक्ति पकड़ से बाहर है, इनाम की राशि बढ़ती चली जा रही है। जौनपुर जेल में आज कैदियों ने जमकर हंगामा किया, जहां उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत के बाद अचानक कैदियों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद कैदियों ने जेल में तोड़फोड़ की और आगजनी की कोशिश भी की। वहीं जेल में कैदियों के हंगामे की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जिसने कैदियों पर काबू पाने की कोशिश की। कैदियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक कैदी और एक सिपाही घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला उम्र कैद की सजा काट रहे बागेश मिश्र उर्फ सरपंच की मौत के बाद सामने आया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने बागेश मिश्र के इलाज में कोताही बरती, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ये जानकारी जैसे ही जेल में बंद कैदियों को हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के साथ कैदियों की झड़प हुई और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस फोर्स ने कैदियों पर काबू पाया। हालात को सामान्य रखने के लिए फिलहाल ड्रोन के जरिए जौनपुर जिला जेल निगरानी कर रहा है। और अब आपको दिखाते हैं जौनपुर जिला जेल में किस तरह से हंगामा हुआ। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर जौनपुर जिला जेल में हुए हंगामे की, जहां पर हंगामे में एक पुलिस का जवान और एक कैदी घायल हो गए। दरअसल कैदियों के हंगामे के बाद जब पुलिस फोर्स ने कैदियों को काबू करने की कोशिश की तो यह हंगामा हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए ड्रोन की है, किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है और बड़ी संख्या में फोर्स को भी तैनात किया गया है। और तीसरी तस्वीर आसमान में उड़ते ड्रोन की निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और स्थितियां भी वहां पर जेल में तनावपूर्ण बनी है। वजह यह है कि कैदियों का आरोप है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की इसलिए मौत हो गई क्योंकि प्रशासन ने उसका इलाज सही से नहीं कराया, वक्त रहते नहीं कराया। और बड़ी खबर इसी खबर को लेकर आ रही है। बवाल के मामले में वाराणसी कमिश्नर और आईजी रेंज जिला जेल पहुंचे हैं। जेल का निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारी और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि यहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने की जरूरत पड़ गई जिला जेल के अंदर। जौनपुर जिला जेल में बड़े अधिकारी पहुंच गए हैं। वाराणसी के कमिश्नर और आईजी रेंज जिला पहुंचे हैं और जेल का निरीक्षण चल रहा है। अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है। दरअसल अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले कुछ मजदूरों ने जहरीली शराब पी ली थी। इसके बाद से मौतों का सिलसिला जारी है। जहरीली शराब पीने से अब तक 9 भट्टा मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में थाना जवा में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि इससे पहले भी अलीगढ़ में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में 14 FIR दर्ज की गई, जिनमें से 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 50,000 का इनामी भाजपा नेता ऋषि शर्मा भी फरार है। अभी हमारा जो है यह कार्यक्रम चल रहा है कि कल जो घटना हुई है ईंट भट्टे पर, उसको लेकर करके जहां कहीं भी जहरीली शराब पाया जाए उसको नष्ट किया जाए। साथ ही साथ हम भट्टे वाले को जो मजदूर हैं उनको हम सचेत कर रहे हैं कि आप लोग शराब न पिएं। अगर कहीं कोई फ्री की शराब मिल रही है उसको भी न पिएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर शराब पीनी भी हो तो सरकारी ठेके से लेकर के। इसी अभियान के तहत हमारी पूरी तहसील की टीम एक-एक भट्टे पर गई हुई है। और यूपी में फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिसके बाद अब नॉन कोविड मरीजों की बड़ी राहत मिली। हम आपको बता दें कि 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। मरीजों की भीड़ नजर आनी शुरू हो गई। पहली तस्वीर लखनऊ की, जहां पर ओपीडी सेवा फिर से शुरू होने फिर मरीजों ने राहत की सांस ली है और पहले ही दिन यहां पर अच्छी खासी भीड़ नजर आई। इसके अलावा नोएडा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में भी ओपीडी सेवा फिर से शुरू होने के बाद मरीजों की भीड़ नजर आ रही है।
तो आज प्रदेश भर में ओपीडी सेवा शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कोविड के चलते ओपीडी बंद कर दिया गया था। जिस तरीके से मरीजों की तादाद थी, ऐसे में उन लोगों को बड़ी समस्या आ रही थी जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, लेकिन उनको दिक्कतें हो रही थी। अब आज से वो डॉक्टर से मिल सकते हैं और इसी वजह से ओपीडी खुलने के बाद पहले ही दिन बड़ी संख्या में मरीज डॉक्टर्स के पास अस्पतालों में पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर ने कितने लोगों को संक्रमित किया, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में आज से सीरो सर्वे शुरू किया। ये सर्वे सभी 75 जिलों में कराया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां सीरो सर्वे के लिए सैंपल लिया जा रहा है। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां पर सीरो सर्वे के लिए सैंपलिंग हो रही है। वहीं दूसरी तस्वीर चंदौली की है जहां 24 लोगों के ब्लड सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि तीसरी तस्वीर मिर्जापुर की है जहां इमामबाड़ा इलाके के वार्ड संख्या 21 में लोगों के सैंपल इकट्ठा करने का काम चल रहा है। ये काम 6 जून तक चलेगा। दरअसल सीरो सर्वे के जरिए पता लगेगा कि संक्रमण का कितना कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और जो लोग कोरोना की चपेट में आए उनमें कितनी एंटीबॉडी बनी है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब 60,000 सैंपल लिए जाएंगे। और इस दौरान लखनऊ में भी सीरो सर्वे किया जा रहा है। यहाँ पर 1434 सैंपल लिए जाने हैं। इसमें 16 मलिन बस्तियों के अलावा ऐसे लोगों के सैंपल भी शामिल हैं जो दूसरी बार कोरोना के संक्रमण में आए थे। तो प्रदेश में एक बार फिर से सीरो सर्वे शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार का सीरो सर्वे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहले सीरो सर्वे में जहां सिर्फ 11 जिलों को कवर किया गया था, वहीं इस बार के सीरो सर्वे में सभी 75 जिलों से सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे। करीब 60,000 नमूने प्रदेश भर से लिए जाएंगे और उनसे ये पता लगाया जाएगा कि कोरोना की सेकेंड वेव में संक्रमण ने कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया, कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हुई, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता भी नहीं चला और कोरोना उन्हें छूकर निकल गया। माना जा रहा है कि ये सर्वे आने वाले समय में जो संभावित तीसरी वेव की बात हो रही है उसमें बचाव करने और लोगों को सुरक्षित करने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। फतेहपुर के आदमपुर गांव से 3 दिन पहले घर से गायब छात्र के अपहरण की फिरौती के लिए फोन आने के बाद आज गांव के पास कुएं से छात्र का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम सहित एडिशनल एसपी पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। वहीं एडिशनल एसपी ने बताया कि एक छात्र का शव कुएं में मिला है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छात्र की गुमशुदगी 2 तारीख को मलबा में लिखी गई थी, जिसके अपहरण के लिए फिरौती मांगी गई, जबकि मृतक छात्र का पिता बहुत ही गरीब है। फॉरेंसिक टीम को लगातार प्रत्येक बिंदुओं पर जांच कर रही है। जनपद फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र में शिवपुर गांव है। ये आदमपुर घाट गंगा नदी के किनारे है गांव स्थित है। यहाँ के निवासी हैं लाला पाल। उन्होंने सूचना 2 तारीख को दिया था थाने पर कि उनके 13 वर्षीय पुत्र कि कहीं रात से गायब है और मिल नहीं रहा है। तो उनकी सूचना पर तत्काल जो है समची थानों में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। गाजीपुर में सिधौना के पास एक गांव के तमाम लोग उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर बिखरे गाड़ी के शीशे और बुरी तरह क्षतिग्रस्त गाड़ियां। जब भीड़, तोड़फोड़ और हंगामे पर उतारू हो तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ये गाजीपुर से आई हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर है, जहां भीड़ इतनी अराजक और बेकाबू हो गई कि प्रशासन की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा। इस दौरान जो भी सामने आया उसका हश्र यही हुआ। भीड़ में शामिल कुछ लोग ऐसे नारे लगा रहे थे मानो कोई जंग का मैदान हो। कोरोना महामारी का तो जैसे इन्हें खौफ ही नहीं। न तो किसी के मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी तो दूर दूर तक नदारत। जिसको जैसे बन पड़ा भीड़ का हिस्सा हो लिया। दरअसल गाजीपुर में बहरियाबाद थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के रहने वाले सेना के जवान अभिषेक यादव ड्यूटी पर थे, तभी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए और फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनका शव एक निजी एम्बुलेंस से गांव आ रहा था, तभी सिधौना गेस्ट हाउस के पास गांव वाले सेना की गाड़ी के बजाय निजी एम्बुलेंस में शव को देखकर भड़क गए और फिर नेशनल हाईवे जाम कर दिया।
हंगामा देखकर जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो लोगों ने रोडवेज और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसे पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है। ये शव एम्बुलेंस से आ रहा था, ये हमारे आर्मी का था। किसी कारण से एक्सीडेंट से संभवतः उसकी मृत्यु हुई थी और प्रॉपर पुलिस फोर्स भी लगा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस मांग को लेकर के कि सैनिक वाहन में उसको आना चाहिए था, इसको लेकर के नेशनल हाईवे पे सिधौना के पास जाम लगाया और हम लोगों ने आर्मी के लोगों से वार्ता की और जब वाहन आया तो उसको भेजा गया ससम्मान। हालांकि हंगामे के बीच प्रशासन ने बाद में आर्मी के वाहन से सैनिक का शव गांव तक सम्मानपूर्वक भिजवाया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई, लेकिन यहाँ सवाल ये कि कोरोना काल में आखिर इस तरह एक जगह इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर से एबीपी गंगा के लिए अनिल की रिपोर्ट। बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर वैक्सीनेशन की होर्डिंग में उत्तर प्रदेश सरकार की जगह बिहार सरकार लिखवा दिया गया। वहीं इस लापरवाही में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की किरकिरी हो रही है। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर रखी होर्डिंग पर स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार लगवाया गया और इतना ही नहीं, लोगो भी बिहार सरकार का लग गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 दिनों तक ये फ्लेक्स लगा रहा। मामला नवीन मंडल स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में रामलला को अब हर सुविधा मिल रही है। टेंट से निकलकर भव्य अस्थायी मंदिर में विराजमान होने के बाद गर्मी से बचाने के लिए अब पंखा कूलर के साथ एसी की भी व्यवस्था कर दी गई है। जब से ट्रस्ट के पास जिम्मेदारी आई है तब से भोग से लेकर खर्च की सीमा बढ़ी है। वहीं अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई है। रामलला के दर्शन लोग कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। जब से अस्थायी मंदिर बन गया, रिसीवर का अधिकार खत्म हो गया, ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट अपने ढंग से पूरी सुविधा वहाँ किया है और चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, सभी के लिए व्यवस्था है। वर्तमान समय में चूँकि गर्मी चल रही है इसलिए वहाँ पर एसी लग चुका है, पंखा लगा है।